तो आज की हमारी जो पड़ताल है वो भगवत गीता से निकले जीवन के दो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों पर है। हमारे हाथ गीता प्रिंसिपल्स फॉर द पाथ ऑफ लाइफ नाम के एक लेख के कुछ हिस्से लगे हैं। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन है इन हजारों साल पुरानी बातों की तह में जाकर ये देखना कि क्या ये आज की हमारी तेज तरार जिंदगी के लिए कोई मायने रखती है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि अक्सर हम ऐसी बातों को सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक कहकर मतलब एक तरफ रख देते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि असल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर मतलब मानव मनोविज्ञान पर बहुत गहरी टिप्पणियां हैं। सही बात है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। पहला सिद्धांत जो लेख में दिया है सुनने में बहुत सीधा लगता है, मोह छोड़ो मार्ग साफ होगा। अब मोह शब्द सुनते ही दिमाग में परिवार, पैसा या अपनी पसंदीदा चीजों का ख्याल आता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? हाँ बहुत गहरी है। यहाँ पर मोह का मतलब सिर्फ चीजों से लगाव नहीं है। गीता के संदर्भ में इसका सबसे गहरा मतलब है अपने कर्मों के फल से, यानी नतीजों से जुड़ाव। नतीजों से जुड़ाव? हाँ, ये एक तरह की आप कह सकते हैं एक मानसिक पकड़ है जो हम नतीजों पर बना लेते हैं। हम कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम के बारे में सोचने लगते हैं। अच्छा। अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो हम उस सफलता की खुशी से या उस असफलता के डर से इतना जुड़ जाते हैं कि हमारा ध्यान काम से हट जाता है और सिर्फ भविष्य पे टिक जाता है। बिल्कुल। और यही जुड़ाव मोह है, और यही हमारी स्पष्टता का, हमारी क्लैरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज की साइकोलॉजी में भी तो कुछ ऐसा ही है जिसे आउटकम बायस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जहां हम किसी फैसले को उसके नतीजे से आंकते हैं, न कि उस फैसले को लेने की प्रक्रिया की क्वालिटी से। सही। अगर नतीजा अच्छा आया तो फैसला सही था, नतीजा बुरा तो फैसला गलत। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गीता हजारों साल पहले इसी मानसिक जाल से निकलने का रास्ता बता रही थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ओके। मान लीजिए एक युवा एंटरप्रेन्योर है। ओके। उसने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है। उसका कर्म क्या है? एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, अपनी टीम को मैनेज करना, ग्राहकों को समझना। सही। लेकिन अगर उसका दिमाग इस बात में उलझा हुआ है कि मुझे अगले 6 महीने में फंडिंग उठानी है, या अगर ये स्टार्टअप फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मतलब वो फल से बंध गया है। हाँ। अब उसकी ऊर्जा प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में कम लगेगी और निवेशकों को खुश करने या असफलता की चिंता में ज्यादा लगेगी। तो जिस चीज पर उसका कंट्रोल है यानी उसका काम, वो पीछे छूट जाता है। और जिस पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है यानी नतीजा, वो उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम नतीजों से इतना ही अलग हो जाएंगे तो क्या हम लापरवाह या दिशाहीन नहीं हो जाएंगे? आखिर लक्ष्य और अच्छे नतीजों की चाह ही तो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। सही बात है। अगर किसी को टॉप करने की इच्छा ही ना हो तो वो रात रात भर जागेगा ही क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर लोग अक्सर गीता के इस सिद्धांत को गलत समझ लेते हैं। अच्छा। इसका मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी पहचान और अपनी मानसिक शांति को नतीजे से न जोड़ना। ओके, मतलब अपनी खुशी की शर्त न बनाना। एग्जैक्टली। आप लक्ष्य बनाइए, टॉप करने का लक्ष्य बनाइए, लेकिन उसे अपनी खुशी की शर्त मत बनाइए। फर्क बहुत बारीक है लेकिन बहुत गहरा है। हाँ। आप अपना 100% प्रयास कीजिए क्योंकि आपका नियंत्रण सिर्फ प्रयास पर है। इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट भी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, नतीजों का, यहाँ तक कि खुद का भी ध्यान नहीं रहता, उस स्थिति में आपका प्रदर्शन अपने चरम पर होता है। मोह आपको इस फ्लो स्टेट में जाने से रोकता है। अच्छा। वो लगातार आपके कान में फुसफुसाता रहता है, क्या होगा क्या होगा। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने काम से प्यार करना है, ना कि उस काम से मिलने वाले इनाम से। लेकिन आज की दुनिया में ये करना कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा। हमारा पूरा सिस्टम ही नतीजों पर आधारित है। कॉर्पोरेट में आपकी परफॉर्मेंस आपके टारगेट से नापी जाती है। सोशल मीडिया पर आपकी कीमत आपके लाइक्स और फॉलोअर्स से तय होती है। हर कोई तो फल के पीछे ही भाग रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए ये सिद्धांत आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। कैसे? ये हमें उस बाहरी दबाव से एक आंतरिक कवच देता है। जब आप जानते हैं कि आपका मूल्य आपके प्रयास में है, न कि बाहरी मान्यता में, तो आप ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। आप बड़े जोखिम ले सकते हैं क्योंकि असफलता का डर आपको पंगु नहीं बनाता। ये बात तो है। अगर सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को कम लाइक्स मिले तो आप निराश होकर ब्रेक नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे ठीक है, ये एक नतीजा है, अब मैं अपने अगले काम पर ध्यान दूं। तो ये आपको बाहरी उथल पुथल के बीच एक आंतरिक स्थिरता देता है। बिल्कुल। ये विफलता के डर से आजाद होने वाली बात मुझे सीधे दूसरे सिद्धांत की तरफ ले जा रही है जिसके बारे में लेख में बताया गया। हाँ, ऐसा लग रहा है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा सिद्धांत है जीवन सीखने की पाठशाला है। ये एक ऐसी कहावत है जो हम सबने सुनी है, लेकिन शायद इसके असली मतलब को हम पूरी तरह से नहीं समझते। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क? मतलब? आमतौर पर हम जिंदगी को सफलताओं और असफलताओं की एक लिस्ट की तरह देखते हैं। यहाँ मैं सफल हुआ, यहाँ मैं असफल। हाँ, सही है। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि ये सफलता या असफलता जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ अनुभव है और हर अनुभव एक पाठ है। वाह। इस नजरिए से देखें तो असफलता जैसी कोई चीज बचती ही नहीं, वो सिर्फ एक फीडबैक बन जाती है। एक फीडबैक? हाँ, एक जानकारी जो आपको बता रही है कि अगली बार क्या अलग करना है। इस तरह मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस नजरिए से वो व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैं नाकामयाब हूँ, बल्कि ये सोचेगा कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। बिल्कुल। हो सकता है शुरुआत में दुख हो, गुस्सा आए, जो स्वाभाविक है, लेकिन कुछ समय बाद ये नजरिया उसे ये सोचने में मदद करेगा, शायद ये नौकरी मेरे लिए सही थी ही नहीं, शायद ये मुझे एक मौका दे रहा है कुछ नया आजमाने का, अपनी कोई स्किल निखारने का, या ये समझने का कि मैं असल में अपने करियर से चाहता क्या हूँ। एग्जैक्टली। देखिए कैसे एक झटके को एक अवसर में बदल दिया गया।
ये पीड़ित होने की मानसिकता से बाहर निकलकर एक सीखने वाले की, एक लर्नर की मानसिकता अपनाने जैसा है। आज के मनोवैज्ञानिक इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल रही है। ये विश्वास की आपकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता मेहनत से विकसित की जा सकती हैं। वे पत्थर की लकीर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ बुरा होता है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ पूछने के बजाय सवाल ये होना चाहिए कि ये स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। ये आपको परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका विद्यार्थी बना देता है। हाँ, और अब आप देखिए कि ये पहले सिद्धांत से कैसे जुड़ता है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। अगर आप सफल होने के नतीजे से बुरी तरह चिपके हुए हैं तो आप कभी भी असफलता को एक सबक के तौर पर नहीं देख पाएंगे। सही बात है। वो आपके लिए एक पर्सनल अटैक होगा, आपकी काबिलियत पर एक सवालिया निशान होगा। आप शर्म और निराशा में डूब जाएंगे और सीखने का वो कीमती मौका गवा देंगे। लेकिन अगर आपने पहले सिद्धांत का अभ्यास किया है, यानी आप फल से डिटैच्ड हैं, तो आप उस असफलता को वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाएंगे। आप कहेंगे ओके, ये काम नहीं किया, चलो इसका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं क्यों। तो मैं अब समझ पा रही हूँ कि ये दोनों सिद्धांत अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। पहला सिद्धांत मोह को छोड़ना आपको मानसिक रूप से उस जगह पर लाता है जहां आप दूसरे सिद्धांत जीवन से सीखना को अपना सकते हैं। बिल्कुल बिना पहले के दूसरा लगभग असंभव है। एकदम सही। ये एक साइकिल की तरह है। आप बिना मोह के कोई काम करते हैं, सिद्धांत 1। हाँ, उसका एक नतीजा आता है। मान लीजिए वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। चूंकि आप मोह से मुक्त हैं, आप दुखी नहीं होते, बल्कि आप उस नतीजे को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं और उससे सीखते हैं, जो कि है सिद्धांत 2। सही। इस नई सीख के साथ आप फिर से बेहतर तरीके से काम करते हैं, जो वापस सिद्धांत 1 पर ले आता है। ये निरंतर सुधार और विकास का एक शक्तिशाली लूप है। ये आपको लचीला बनाता है। बहुत ज्यादा। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, बल्कि हर गिरावट से कुछ सीखकर और मजबूत होकर उठते हैं। इस सारी बातचीत से ये भी साफ हो रहा है कि ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। हाँ, क्योंकि हमारी आदतें, हमारा समाज, सब कुछ हमें इसके ठीक उल्टे रास्ते पर धकेलता है। निश्चित रूप से। ये एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। शुरुआत में ये बहुत अजीब और मुश्किल लग सकता है। जब आपका प्रोजेक्ट फेल हो तो दुखी होने के बजाय बैठकर नोट्स बनाना कि क्या सीखा, यह स्वाभाविक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके फायदे देखने लगते हैं, मन की शांति, कम तनाव, लगातार ग्रोथ, तो ये आपकी आदत बन जाता है। एक तरह का मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने जैसा है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि गीता के ये 2 सिद्धांत हमें जीवन जीने का एक नया तरीका सुझाते हैं। हाँ। पहला, अपने काम पर ध्यान दो, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दो और नतीजों को ईश्वर पर या ब्रह्मांड पर छोड़ दो। ये आपको चिंता और डर से आजाद करता है। और दूसरा, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक क्लासरूम की तरह देखो। हर इंसान, हर घटना, हर सफलता, हर असफलता आपका शिक्षक है। ये नजरिया आपको अहंकारी होने से बचाता है जब आप सफल होते हैं, और निराश होने से बचाता है जब आप असफल होते हैं। ये आपको हमेशा एक विनम्र विद्यार्थी बनाए रखता है। और इन दोनों को मिलाकर जो जीवन बनता है वो बहुत बहुत संतुलित और सशक्त लगता है। हाँ। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं लेकिन नतीजों से बंधे नहीं होते, और जो भी नतीजा आता है आप उसे सीखने और आगे बढ़ने के एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये सिर्फ फलसफा नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। जो इंसान इन सिद्धांतों को अपनाता है वो ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा लचीला होगा। सही बात है। वो अनिश्चितता से घबराएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हर अनिश्चितता सीखने का एक नया मौका है। वो बदलाव का स्वागत करेगा क्योंकि वो जानता है कि विकास बदलाव से ही आता है। इस चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर जीवन सच में एक पाठशाला है और मोह छोड़ने से रास्ता साफ होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के जो सबसे बड़े मोह हैं, चाहे वो सफलता का हो, किसी रिश्ते का या अपनी एक खास इमेज का, वही असल में हमारे सीखने के लिए सबसे जरूरी सबक हो? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा चिपके रहते हैं वही हमें आईना दिखाती हैं कि हमें कहाँ सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उन पर अपनी पकड़ ढीली करना ही इस पाठशाला का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी अध्याय हो।